आज का हमारा सवाल है कि सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। यह पहली प्रश्न का सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है, मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है, क्योंकि ये हर बार पूछा जाता है कि सिद्ध कीजिए कि रूट 5 अपरिमेय संख्या है, रूट 6 अपरिमेय संख्या है, रूट 2 अपरिमेय संख्या है। तो इसका हर साल एक सवाल पूछा जाता है। ये 3 नंबर का बोर्ड में आने वाला सवाल है, 3 नंबर का आता है और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो इसमें सबसे पहले क्या सिद्ध क्या करना है हमें, यह अपरिमेय संख्या है। तो हम पहले इसको मानेंगे कि यह एक परिमेय संख्या है। तो सबसे पहले हम मान लेंगे कि एक परिमेय संख्या है। हमें सिद्ध करना है अपरिमेय संख्या, पर हम इसको पहले मानते हैं क्या, माना कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है। अब ये परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या की परिभाषा क्या थी, वे संख्या जिन्हें पी बटा क्यू में लिखा जा सकता है। जिन्हें पी बटा क्यू प्राप्त हो और जहाँ क्यू क्या हो, नॉट इज इक्वल टू जीरो, जहाँ क्यू नॉट इज इक्वल टू जीरो, जिसे रूट 5 बराबर पी बटा क्यू में लिखा जा सकता है। अब पूर्ण माना कि पी व क्यू में एक के अतिरिक्त अन्य कुछ गुणनखंड है, तो हम उसे उभयनिष्ठ गुणनखंड से पी और क्यू को विभाजित करके रूट 5 बराबर ए बटा बी प्राप्त करेंगे। माना कि कोई पी और क्यू में जो दो संख्या दी हुई है, हमें पी और क्यू दो संख्या दी है, परंतु उन दोनों में कोई उभयनिष्ठ उभय है ना गुणनखंड, मतलब कोई ऐसी संख्या है जिसका भाग दोनों में जाता है, तो उस उभयनिष्ठ गुणनखंड को हम अलग कर देंगे और उसका हम उसमें भाग दे देंगे। तो इसमें क्या, जो भी रूट 5 बराबर ए बटा बी प्राप्त होगा, तो जो भी हम भाग देने के पास नई संख्या प्राप्त होगी वो पी बटा क्यू की जगह हो जाएगी ए बटा बी प्राप्त होगी। रूट 5 बराबर ए बटा बी प्राप्त करते हैं, जहाँ ए और बी क्या है, सहभाज्य। अब वो दोनों क्या अभाज्य संख्या है, क्योंकि उनके क्या जो भी कॉमन, जो भी समान उभयनिष्ठ गुणनखंड था उनको हमने डिवाइड कर दिया, इसलिए अर्थात रूट 5 बराबर ए बटा बी था, तो बी डिवाइड में था, इधर आके गुणा में आ जाएगा, तो बी रूट 5 बराबर ए प्राप्त होगा। अब दोनों पक्षों का करें हम वर्ग करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। तो ये पहला पक्ष था बी रूट 5 का होल स्क्वायर बराबर ए का ए स्क्वायर हो गया। तो 20 का स्क्वायर हुआ तो बी स्क्वायर रूट 5 स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, रूट 5 का स्क्वायर, रूट वाली संख्या का जब भी स्क्वायर होता है तो उसके रूट हट जाता है। तो रूट 5 का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो 5 हो जाएगा, और बी स्क्वायर का बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। अतः 5 का गुणा बी में करने पर हम बी स्क्वायर में 5 का गुणा करें तो हमें क्या प्राप्त हो रहा है, ए स्क्वायर प्राप्त हो रहा है। मतलब ए स्क्वायर में भी 5 का भाग जाएगा, तो क्या होगा, 5 ए स्क्वायर को विभाजित करता है, मतलब ए स्क्वायर में 5 का भाग जाएगा, क्योंकि 5 का गुणा करने पे बी स्क्वायर में ए स्क्वायर प्राप्त हो रहा है, तो मतलब है ना, ए स्क्वायर में भी 5 को विभाजित करता है। प्रमेय प्रमेय हमारे किताब में जो प्रमेय दी 1.3 के अनुसार, यदि एक अभाज्य संख्या पी ए स्क्वायर को विभाजित करती है, मतलब एक कोई अभाज्य संख्या किसी संख्या को वर्ग को विभाजित करती है, तो उस संख्या को भी विभाजित करेगी। जैसे कोई पी नाम की संख्या है, वो ए स्क्वायर को विभाजित करती है, तो वो ए को भी विभाजित करेगी, जहाँ ए एक धनात्मक पूर्णांक है। ए यहाँ पर क्या, एक धनात्मक संख्या है, पूर्णांक है, अतः है ना 5 ए को भी विभाजित करेगा। अतः ए 5 ए स्क्वायर को विभाजित करता था, इसलिए 5 ए को भी विभाजित करेगा। अतः डिवाइड करने के बाद हमें प्राप्त होता है ए बराबर 5c। तो डिवाइड करेगा तो हमें क्या प्राप्त होगा, ए बराबर 5c प्राप्त होगा, जहाँ c कोई पूर्णांक संख्या है, c क्या एक पूर्णांक संख्या है। ए का मान एक समीकरण 1 में रखने पर, हमारा जो पहला समीकरण आया था उसमें ए का मान रखने पर पहला समीकरण क्या था, 5b स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर की जगह हमने लिख दिया 5c का होल स्क्वायर, तो 5b स्क्वायर किया 5b स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 हो गया, और c स्क्वायर का c स्क्वायर। तो 5 इधर गुणे में था, इधर आके भाग में आ गया, तो 25 में 5 का भाग देंगे तो क्या प्राप्त होगा, है ना 5 प्राप्त होगा, क्योंकि 25 में 5 का भाग देंगे तो 5 प्राप्त होता है। तो 20 का बराबर 5c होगा, और 5c बराबर स्क्वायर बराबर 20 स्क्वायर हो जाएगा। अब तो 5 का गुणा c स्क्वायर में करने पे 20 स्क्वायर प्राप्त हो रहा है, 5 का गुणा c स्क्वायर में करने पे हमें 20 स्क्वायर प्राप्त हो रहा है, तो मतलब 5 का 20 स्क्वायर को विभाजित करेगा। और हमारी प्रमेय 1.3 के अनुसार 5 b को भी विभाजित करेगा। यदि कोई संख्या किसी संख्या के वर्ग को विभाजित कर दी है तो उस संख्या को भी विभाजित करेगी। अतः समीकरण 2 और 3 से a और b का कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। तो हमने क्या बताया था कि उसका जो भी गुणनखंड है उसका हमने उसमें भाग दे दिया, पर हमें एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 और प्राप्त हो रहा है, जो कि एक विरोध उत्पन्न कर रहा है, क्योंकि हमने पहले ही कहा था जो भी उभयनिष्ठ गुणनखंड है उसका हमने उसमें भाग दे दिया था और हमें ए बटा बी प्राप्त हुआ था, और उसके अतिरिक्त फिर हमें एक 5 उभयनिष्ठ गुणनखंड प्राप्त हो रहा है। तो समीकरण ए 2 व 3 में ए और बी का कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, परंतु यह इस तथ्य को विरोधाभासी है, तो मतलब ये इसका विरोध कर रहा है, जो हमने पहले पढ़ा था उसका, कि ए और बी अविभाज्य हैं।
हमने क्या पढ़ा था कि उसका उभयनिष्ठ गुणनखंड का हमने है ना भाग दे दिया था, तो उसका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड था नहीं, पर अब 5 और इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड है जो अविभाज्य है। तो हमारी जो विरोध कर रहा है, हमारी जो बात है उसका क्या है ना, विरोध कर रहा है, या इनके एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है, मतलब एक के अतिरिक्त इसका और कोई गुणनखंड है। अतः हमारी कल्पना की √5 एक परिमेय संख्या, ये क्या असत्य है, क्योंकि हमने जो उभयनिष्ठ गुणनखंड निकालने के बाद एक और उभयनिष्ठ गुणनखंड आ रहा है जो एक असत्य है, अर्थात √5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो अर्थात √5 एक परिमेय संख्या है। यह पहली प्रश्न का सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है। इसके कितने सारे सवाल आते हैं, जैसे हमने पहला इसमें सवाल देगा √5 सिद्ध कीजिए कि √5 एक परिमेय संख्या है। तो इसका बोर्ड में ये भी सवाल आ सकता है कि सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, √3 अपरिमेय संख्या है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ पर हमने √5 लिया वहाँ पर हम क्या कर देंगे, √2 या √3 ले लेंगे। तो स्क्वायर करने पे जहाँ पर √5 का स्क्वायर 5 आ रहा था, वैसे उसका स्क्वायर हो जाएगा, √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। तो इस प्रकार इस सवाल को हम ऐसे कर सकते हैं और हम 3 में से 3 नंबर पूरे ला सकते हैं। धन्यवाद।